हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करेंगे बीए भाग दूसरा का इतिहास के अंतर्गत आने वाला सवाल रीतिकाल से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि रीतिकाल की का काल सीमा निर्धारण करते हुए इसका नामकरण पर प्रकाश डालें, अथवा रीतिकाल के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए इसकी पूर्वापूर्व सीमा पर भी निर्धारण कीजिए या विचार कीजिए। या हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का नामकरण, इस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका कि हिंदी साहित्य में संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को रीतिकाल से नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी से पूर्व जो मिश्र बंधु हैं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ये 3 भाग थे आदि, मध्य और आधुनिक। शुक्ल जी ने मध्यकाल के उत्तर भाग को रीतिकाल की संज्ञा दी, जो कि नितांत सिमचीन भी है, सही प्रतीत होती है। इसका कारण यह था कि इस काल में रीति पद्धति पर काव्य लिखने का बोलबाला रहा। इस युग के प्रत्येक कवि ने रीति परंपरा को सांचे में ढालकर लिखा। इस संदर्भ में डॉक्टर भागीरथी ने कहा है कि उसे अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी काव्य प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते हैं, इस बात पर कि इसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस भाव है। अतः यह युग रीति पद्धति का युग रहा है और इसे यही स्वीकारना उचित है। फिर भी रीतिकाल के नामकरण की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। विद्वानों ने इस संबंध में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। इन सब पर हम निम्नलिखित रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस काल को किन किन विद्वानों ने क्या क्या नामकरण दिया और क्या कारण रहा। सबसे पहले हमारे पास आता है मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नामकरण अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया है, लेकिन उनका अभिप्राय अलंकार के व्यापक अर्थ से था। उनका कथन है कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का प्रचार हुआ और आचार्यत्व की, जो आचार्य से भरपूर थे, आचार्यत्व की वृद्धि हुई। आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखाते थे, मतलब कि उन्होंने स्वयं सिखाई ये चीज़। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इस नाम पर आपत्ति तो नहीं की, पर इसे स्वीकार भी नहीं किया। वस्तुतः यह नामकरण एक पक्षीय बनकर रह गया। सर्वप्रथम तो पत्ती यह है कि अलंकार प्रयोग रीति का एक अंश मात्र है। दूसरी बात यह कि रीतिकाल में केवल अलंकारों की ही प्रधानता नहीं रही। तीसरे, इस काल में अन्य प्रकार का साहित्य भी रचा गया जिसमें अलंकारों की प्रधानता नहीं थी। चौथा, स्वयं मिश्र बंधुओं ने इसका विभाजन करके पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल से इसे और भी अस्पष्ट बना दिया। परिणाम ये हुआ कि ये नाम जो है पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। हाँ जी, नंबर 2 पे हमारे पास हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। रीतिकाल को एक पर्याप्त प्रचलित और विचारणीय संज्ञा श्रृंगार काल। आचार्य मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत नामक अपना ग्रंथ लिखा और उसमें इस बारे में बातचीत की है, उन्होंने श्रृंगार काल के नाम से पूरी पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने स्पष्ट घोषित किया है कि रीतिकाल में अपनी स्वच्छंद उद्भावना दिखाने वाला कोई कवि नहीं हुआ। वस्तुतः ये लोग रीति के आचार्य ना होकर कवि मात्र थे। उन्होंने इन्हें आचार्य स्वीकार नहीं किया। संस्कृत से रीति को पक्की पकाई सामग्री लेकर वह कवित्व शक्ति का ही प्रदर्शन करना चाहते थे। ये मानना है हमारे जो प्रसिद्ध ये रहे अपने हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले या श्रृंगार काल से पुस्तक लिखने वाले जो हमारे प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। ठीक है, अतः वर्ण विषय इनके पास श्रृंगारी था। रीतिकाल कहने से इनकी कृतियों के विभाजन का कोई मार्ग नहीं मिलता, पर श्रृंगार काल कहने से स्पष्ट विभाग दिखाई देता है। लेकिन यदि समुच्चय रीतिकाल के साहित्य को परखा जाए तो यह ज्ञात होता है, ये मालूम होता है कि श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र रूप में कहीं भी नहीं हुई। सर्वत्र रीति पर ही आश्रित होकर रीति के अधीन ही इसका प्रयोग हुआ है। अतः इसे श्रृंगार काल स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर रीतिकालीन वीर रस प्रधान भूषण, पद्माकर, सूदन, जोधरा जैसे कवियों को जिन्होंने श्रृंगार रस का निर्माण ही नहीं किया, ऐसे कवियों की रचनाएं किस श्रेणी में जाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये नामकरण जो है वो स्टिक नहीं बैठता। हाँ जी, नंबर 3 पे हमारे पास राजकुमार वर्मा द्वारा बताया गया कला काल। राजकुमार वर्मा इस काल को कला काल कहते हैं। उनके मतानुसार
काव्य के कला पक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना कभी नहीं हो सका, लेकिन मात्र कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसको कला काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य के में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए, ना किया जा सकता है। रीतिकाल के कवियों में भावों की उपेक्षा है, ऐसा कहना तो उन कवियों के प्रति अन्याय होगा। जो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं या विचार रखते हैं वह सरासर गलत करते हैं। मिश्र बंधुओं के शब्दों में ही देख लीजिए, इसी से इन कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कोश मिलता है। वाणी के विस्तार की सीमा वस्तुतः ये जानते थे। भावों के कोश को वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने में इन्होंने शक्ति इनमें थी, मतलब कि भाव और कला पक्ष दोनों का मिश्रण स्वयं मिश्र बंधुओं ने इनके काव्य में स्वीकार किया है। अतः ये नामकरण भी हमें सही प्रतीत नहीं होता। अगला है नंबर 4 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया नामकरण रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य के मध्य युग का उत्तरार्ध रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ है काव्य की प्रणाली या काव्य की पद्धति, काव्य मार्ग या पथ कह लो या अथवा शैली कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। अतः रीति काव्य का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई, और क्योंकि इस काल में इस पद्धति के आधार पर काव्य रचना हुई, अतः यह काल रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य शुक्ल जो हैं, यह नाम देकर कोई नवीन आविष्कार नहीं किया उन्होंने। मिश्र बंधुओं ने भी रीति शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में की थी, परंतु आचार्य शुक्ल ने इसको निश्चित एवं व्यवस्थित रूप से रीति के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया वह सफल हुआ। शुक्ल जी का मानना है था कि जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा हो केवल वह ही रीति कवि नहीं, बल्कि जिसकी काव्य के प्रति दृष्टि रीतिबद्ध हो वह भी रीति कवि है। इस प्रकार शुक्ल जी ने इस काल के उत्तर मध्य काल या रीति काल का नाम देते हुए इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने इस युग के रीति ग्रंथों की प्रचुरता को देखकर यह नामकरण देने का प्रयास किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के दो नाम अधिक प्रचलित हुए हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। इसमें से देने की श्रृंगार इस युग को सर्वमान्य और सर्वव्यापक काव्य प्रवृत्ति रही है, विशेषता है, मानते हैं, हम भी मानते हैं बात को। इसका समर्थन शुक्ल जी ने भी किया है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि श्रृंगार काव्य की सर्वत्र रीतिबद्ध ही है, कि श्रृंगार का जो भी वर्ण हुआ है वो रीति परंपरा के अंतर्गत ही हुआ है, उसी के सहारे हुआ है। दूसरा, इस काल के सभी कवि किसी न किसी रूप से रीति से अवश्य प्रभावित रहे हैं, चाहे वो रीति का कोई भी पक्ष रहा हो। तीसरा, रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ दोनों ही है। चौथा, इस काल के कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अर्थात कि रीति का प्रभाव इन तीनों श्रेणियों के कवियों पर दिखाई देता है। इसलिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर काव्य रचना लिखी। यह बात उल्लेखनीय है कि रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं लिखी। रीति सिद्ध कवियों ने केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखे। रीति मुक्त कवि भले ही स्वच्छंदता और मुक्त काव्य रचनाएं लिखते रहे, लेकिन उनकी रचनाओं में कवित्वपूर्ण पद रचना की विशेषता तो पाई ही जाती है। अंततः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का नामकरण जो है वो रीतिकाल ही सही और सार्थक प्रतीत होता है, इसलिए इसे रीतिकाल ही स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं नए सवाल के साथ।